Assalamualaikum everyone. Today we have to discuss an important topic, that is stereoisomerism and their two types, optical isomerism and geometrical isomerism. सबसे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि स्टीरियो आइसोमर्स किसको कहते हैं और स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं. We have already discussed about the definition of stereo isomerism. हमने कहा था कि वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो, लेकिन थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट एटम्स की या ग्रुप ऑफ एटम की डिफरेंट हो. मतलब एक एटम एक्स एक्सिस में है तो वो अपने एक्सिस चेंज करके दूसरे एक्सिस में चला जाएगा, लेकिन अटैचमेंट्स सेम ही होंगी. मतलब अगर हमने डिस्कस किया था कि वी हैव फोर ग्रुप्स, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में चार ग्रुप अटैच है. ठीक है. अच्छा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक कार्बन के साथ चार मुख्तलिफ ग्रुप अटैच हैं और वो ग्रुप्स जो हैं एक स्ट्रक्चर में ऐसे अरेंज हैं, तो दूसरे स्ट्रक्चर में ये वाला ग्रुप आ जाएगा इस साइड पे और दूसरे वाला ग्रुप इधर आ जाएगा. ये अरेंजमेंट चेंज हो गई है लेकिन एक ही कार्बन के साथ अटैच है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हुई है. तो ऐसे आइसोमर को स्टीरियो आइसोमर कहेंगे कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो. ऐसे आइसोमर्स को बोला जाता है स्टीरियो आइसोमर्स. ठीक है. अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो दो किस्म के हैं. ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है जिसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, और जिसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है? याद रहे कि अगर कोई कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच होता है तो उनमें रोटेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती, वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता है. तो अल्केन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर हम अल्कीन देखें तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है. अगर ये रोटेशन करना चाहता है तो रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन आती है, ये डबल बॉन्ड की वजह से. सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन सिंगली हो सकती है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये ग्रुप ऐसे रोटेट नहीं हो सकते. अब रोटेशन होगी तो ये ऐसे मुड़ेगा और मुड़ेगा तो ये टूटेगा. जब तक ये पाई बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक रोटेशन नहीं होगी. इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से अल्कीन में जो आइसोमेरिज्म आता है उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है. तो पहली बात याद रखें कि अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो करता है? ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड के मुताबिक रिस्ट्रिक्शन होती है ताकि वो रोटेट ना कर सके, तो इस वजह से इसमें आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. एक बात याद रखनी है कि अक्सर पूछा जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में पॉसिबल है, तो अल्कीन में और साइक्लो अल्केन्स में पॉसिबल है. ठीक है. साइक्लोअल्केन वाला तो एक एमसीक्यू आया था एमडीकैट में 2021 के एमडीकैट में, और उसमें पूछा गया था कि कौन से वाला साइक्लोअल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो मैं वहां भी बता दूंगा. इसमें ये वाला ऑप्शन दिया गया था, वो 1,2-डायमिथाइल साइक्लोप्रोपेन. क्यों शो करेगा वो हम बाद में देखेंगे. ठीक है. तो ये एमसीक्यू में आया था कि कौन से वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो उनमें ऑप्शन ये वाले थे, साइक्लोअल्केन वाले. ठीक है. तो साइक्लोअल्केन एंड अल्कीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. व्हाई? ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन. अल्कीन में डबल बॉन्ड के मुताबिक रोटेशन नहीं होती और साइक्लोअल्केन में साइकिल की वजह से रोटेशन नहीं होती पॉसिबल. ठीक है. लेकिन जनरली हम कहते हैं ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन इनमें आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है. अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहले अल्कीन में डिस्कस करते हैं और फिर साइक्लोअल्केन में डिस्कस करते हैं. अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की अगर हमने बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो देखनी है कि कब ये शो करेगा. फॉर एग्जांपल, ये बातें मैं आपको बाद में बताता हूं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास पहला अल्कीन है इथीन.
ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, एक ये है, दूसरा ये है, इस कार्बन के साथ और उस कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होना जरूरी है। अगर डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, लेकिन अगर सिमिलर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। इट मींस दैट ईथीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू सिमिलर एटम्स। ठीक है, इनका डिफरेंट होना जरूरी है। ठीक है, ईथीन में तो पॉसिबल नहीं है। प्रोपीन की तरफ आते हैं, ये है प्रोपीन। 1 2 3 प्रोपीन, ये हुआ प्रोपीन। अब डबली बॉन्डेड कार्बन को देख लेते हैं। इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ दो मुख्तलिफ ग्रुप अटैच हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है बनने की। लेकिन फिर दूसरे कार्बन को देखते हैं तो इस कार्बन के साथ तो सिमिलर है, दोनों कार्बन के साथ मुख्तलिफ ग्रुप का अटैच होना जरूरी है। अगर होगा तो तब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी। मतलब इसके साथ तो डिफरेंट है, इनके साथ डिफरेंट नहीं है। इट मींस दैट प्रोपीन आल्सो कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आते हैं ब्यूटीन की तरफ। ये है 1 2 3 4। ब्यूटीन में भी दो पॉसिबिलिटी है, 1 ब्यूटीन हो सकता है, 2 ब्यूटीन हो सकता है। 1 ब्यूटीन को अगर देखें तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स ये हैं, इस कार्बन के साथ एक मौजूद है क्या, इथाइल, एक है क्या, हाइड्रोजन। इसके साथ तो डिफरेंट है लेकिन इसके साथ तो सिमिलर है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ब्यूटीन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा तो कौन करेगा, 2 ब्यूटीन करेगा। चेक कर लेते हैं, इसका नाम क्या है, ये है 1 ब्यूटीन। जैसे 1 ब्यूटीन शो नहीं करता, इसी तरह 1 पेंटीन शो नहीं करेगा, इसी तरह 1 हेक्सीन शो नहीं करेगा। It means that when double bond is attached to terminal position, so that alkene cannot show geometrical isomerism. क्योंकि टर्मिनल पे अटैच डबल बॉन्ड के साथ CH2 होता है, तो CH2 हुआ तो मतलब सिमिलर ग्रुप हो गए, सिमिलर हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। 1 ब्यूटीन हो, 1 हेक्सीन हो, 1 पेंटीन हो, 1 ऑक्टीन हो, 1 हेप्टीन हो, तो दैट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब 1 ब्यूटीन तो शो नहीं कर रहा, आते हैं 2 ब्यूटीन की तरफ। ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है 2 ब्यूटीन। अब देख लेते हैं आपने कंपाउंड से ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बनाना है सभी। जी सर। ठीक है, जो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम को दरमियान में लिख देना है। ये मैंने C डबल बॉन्ड C को दरमियान में लिखा, ये वाला मैंने दरमियान में लिख दिया, ये हो गया दरमियान में। अब इस कार्बन के साथ एक मिथाइल है, दूसरा हाइड्रोजन है, ये मिथाइल हाइड्रोजन। फिर दूसरे कार्बन के साथ एक मिथाइल, दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसके साथ भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है because both doubly bonded carbon atoms are attached to different atoms or groups। अब होगा क्या, मिथाइल है और मिथाइल है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। याद रहे अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे अटैच होंगे तो उसको सिस आइसोमर कहते हैं। ये 2 ब्यूटीन तो है लेकिन सिस 2 ब्यूटीन है, ये ब्यूटीन तो है 2 लेकिन ट्रांस 2 ब्यूटीन है। ठीक है, क्योंकि सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड पे अटैच हो जाएं ऐसे आइसोमर को बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, सिस 2 ब्यूटीन। ये है सिस 2 ब्यूटीन और ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो ये बात मैंने यहां पे लिखी हुई है कि तब होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल जब ग्रुप जो अटैच होंगे डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ वो डिफरेंट होने चाहिए। इस बात की समझ आ गई। ये पॉसिबल तब होगा
कि जब डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है अगर डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं तो सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड पे है तो सिस आइसोमर कहलाएगा, और अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड पे अटैच है तो ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। ठीक है, याद रहे। आपके बुक में आगे रिएक्शन में लिखा हुआ है सिन एंड एंटी, तीन किस्म के नोमेनक्लेचर है, सिस ट्रांस, सिन एंटी और ई एंड जेड। इन तीनों का मतलब क्या है? सिस एंड ट्रांस। ठीक है, लेकिन किसी किसी टर्मिनोलॉजी में सिन एंटी बोला जाता है। सिन का मतलब सिस आइसोमर, एंटी का मतलब ट्रांस आइसोमर। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है। सिन एंटी एक स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आपके लेवल पे आपकी बुक में लिखा हुआ है सिस को सिन बोला गया है और ट्रांस को एंटी बोला गया है। ये आगे रिएक्शंस आएंगे, रिएक्शन में लिखा जाएगा कि इस कंपाउंड में एडिशन हुई, सिन एडिशन हुई है। सिन एडिशन का मतलब कि सिस आइसोमर बना है इसमें, और फिर कहा जाता है इसमें एंटी एडिशन हुई है। एंटी एडिशन का मतलब ट्रांस आइसोमर बना हुआ है। ठीक है, तो सिन एडिशन का मतलब सिस आइसोमर बनेगा, एंटी एडिशन का मतलब ट्रांस आइसोमर बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं। सिस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिस के लिए हम सिन इस्तेमाल कर सकते हैं, और ट्रांस के लिए हम एंटी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और भी है, एक जेड आइसोमर और फिर ई आइसोमर। ये थोड़ा सा डिस्कस करके आपको बता दूंगा। ई एंड जेड, इसमें फर्क है। आपके बुक में ई जेड को डिस्कस नहीं किया गया, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन सिन एंटी का नाम स्पेसिफिकली लिखा गया है। सिन एंटी में थोड़ा सा फर्क है, अप्लाई होता है उन मॉलिक्यूल में जहां पर लोन पेयर मौजूद होता है, लेकिन आपकी बुक में लोन पेयर वाला किस्सा नहीं किया हुआ। इसको बोला गया है सिस बन जाता है तो कहते हैं सिन एडिशन हो गई है, ट्रांस आइसोमर बन जाता है तो कहते हैं एंटी एडिशन हो गई है। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे आगे जाके तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिस को सिन कहते हैं और दूसरे नोमेनक्लेचर में जेड आइसोमर कहते हैं। ठीक है, ट्रांस को हम एंटी कहते हैं और इसको ई आइसोमर भी कहते हैं। जेड आइसोमर और ई आइसोमर कब इस्तेमाल होगा वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको पता लग गया कि सिन है, सिस है और जेड है, तीनों का मतलब सेम। ट्रांस है, एंटी है, ई आइसोमर है, मतलब एक ही है। ठीक है, जब डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पे है, 1 पेंटिंग, क्या ये शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जब डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 होती है तो वहां पर डबल बॉन्ड के साथ CH2 अटैच होता है, और जब CH2 अटैच हो गया तो मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ सिमिलर एटम हो गए, सो दिस कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ये शो करेगा तो कौन करेगा? 2 पेंटिंग करेगा। 2 पेंटिंग कैसे? 1 2 3 4 5, सेकंड पोजीशन पे मौजूद है डबल बॉन्ड। अब इससे ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे तो देख लें। अच्छा, कैसे करेंगे हम? ऐसा करते हैं, अच्छा यहां पे मैं बता दिया, 1 पेंटिंग को ऐसे लिखा। कैसे लिखा? ये C डबल बॉन्ड C को दरमियान में लिख दिया, C डबल बॉन्ड C को दरमियान में लिखा। इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और दूसरा 1 2 3 प्रोपाइल, तो सिचुएशन लिख दिया। ठीक है, मतलब इसके साथ मुख्तलिफ नहीं है, इसके साथ है, फिर भी दोनों के साथ डिफरेंट होना जरूरी है। ठीक है, अब 2 पेंटिंग की तरफ आते हैं। जानिए कैसे लिखेंगे? ये C डबल बॉन्ड C दरमियान में लिख दिया, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ दूसरा मिथाइल। ठीक है सभी? अच्छा, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ दूसरा इथाइल, CH2। अब इसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसके साथ भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तब भी पॉसिबल है। जरूरी नहीं कि इसके साथ मिथाइल हाइड्रोजन हो तो इसके साथ भी मिथाइल हाइड्रोजन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। शर्त ये है कि इसके साथ डिफरेंट है, उसके साथ भी डिफरेंट होना चाहिए।
इसके साथ जो दो डिफरेंट हैं वो ही ग्रुप वहां पर भी हो सकते हैं, तब भी पॉसिबल है। इसके साथ जो दो ग्रुप हैं उनमें से वहां पर एक सिमिलर और दूसरा डिसिमिलर हो सकता है। मतलब देखिए ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक जैसे हैं अपोजिट साइड में, और मिथाइल और इथाइल ये दो अलग अलग हैं, तब भी पॉसिबल है। और ऐसा भी हो सकता है कि चारों डिफरेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे केस में इस्तेमाल किया जाएगा E and Z आइसोमेरिज्म। ठीक है, when all the attached groups are different, जब सारे के सारे attached group different हो तो हम आइसोमर कौन सा नाम देते हैं? E आइसोमर and Z आइसोमर। ये आपको याद रखना होगा, when all the attached groups are different, so we have to use which nomenclature? E Z nomenclature, E for trans and Z for cis आइसोमर। ये कैसे होगा मैं बाद में बताता हूं, ठीक है। अच्छा, अब अगर दो इधर डिफरेंट है तो यहां पर भी डिफरेंट है, आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल है, तभी हम क्या करेंगे, इस एक के मुताबिक हम बोलेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड तो क्या होगा? ट्रांस। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमिलर साइड सिस, तो ये हो जाएगा ट्रांस 2 ये होगा सिस 2। क्लियर हो गया? तो इसका नाम है क्या? ये है ट्रांस 2 और ये है सिस 2। तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल्स इससे ज्यादा मुश्किल कभी भी नहीं आएंगी, सिंपल सिंपल आता है कौन से वाला कंपाउंड शो करता है, कौन से वाला नहीं करता। ठीक है, अब यहां पे आते हैं। अगर आपको कोई कहे ईथीन में पॉसिबल है, ईथीन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम दो हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 1,2-डाइक्लोरोईथीन हो जाए, मतलब हाइड्रोजन गया क्लोरीन आ गया, क्या ये शो करेगा? यस, शो कर सकता है। देख लेते हैं। 1,2-डाइक्लोरो का मतलब क्या? ईथीन का एक हाइड्रोजन एक कार्बन से गया, क्लोरीन अटैच हो गया, फिर दूसरे कार्बन से भी गए तो क्लोरीन अटैच हो गया। अब क्या हो गया? इसके साथ दो डिफरेंट, इसके साथ भी दो डिफरेंट, ये शो कर सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये है सिस 1,2-डाइक्लोरोईथीन, ये है ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोईथीन। ये हो गया सिस आइसोमर एंड दिस वन इज ट्रांस आइसोमर। आपने देखना है, ये ना हो कि आप ईथीन का नाम सुने और कहें कि नहीं है पॉसिबल। आपने देखना है ईथीन है लेकिन 1,2-डाइक्लोरो है। अब ये ना हो कि आप डाइक्लोरो सुन के कहें कि इसमें पॉसिबल है। हो सकता है ऐसे भी हो जाए 1,1-डाइक्लोरोईथीन, क्या इसमें पॉसिबल है? नहीं, इसमें पॉसिबल नहीं है। एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन अटैच है। ठीक है, तो 1,1-डाइक्लोरो में पॉसिबल नहीं, 1,2-डाइक्लोरो में पॉसिबल है। ये C++C Cl Cl H, so this compound cannot show geometrical isomerism। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आते हैं EZ की तरफ। EZ आइसोमेरिज्म या EZ नोमेनक्लेचर क्या है? अच्छा, मैंने आपको पहले बता दिया, E आइसोमर का मतलब ट्रांस आइसोमर, Z आइसोमर का मतलब सिस आइसोमर। ये तब हम अप्लाई करेंगे जब अटैच ग्रुप चारों के चार डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर हमने क्या करना होगा? हमने Z आइसोमर और E आइसोमर को कैसे रिप्रेजेंट करना होगा? आपने ऐसा करना है, क्या देखें, इस कार्बन के साथ रैंकिंग करनी है और इस कार्बन के साथ भी रैंकिंग करनी है। कैसे रैंकिंग करनी है? इन दोनों में से किसका मास ज्यादा है? आयोडीन का ज्यादा है, मतलब आयोडीन का मास ज्यादा ले लिया, ये ज्यादा है ना, तो जब ये इसका मास ज्यादा है तो इसकी रैंक नंबर 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, और इसका मास कम है तो सेकंड रैंक पर होगा। अब इन दोनों में किसका मास ज्यादा है? ब्रोमीन, ये हो गया फर्स्ट रैंक वाला और ये हो गया लेस मास वाला, ये सेकंड हो गया। अब क्या है, जो ग्रेटर मास वाले हैं वो एक साइड में है, तो ये हो गया Z आइसोमर, सिस हो गया। ठीक है, रैंकिंग हमने कैसे की है? मास की बेस पे,
इसका मास क्या है, ये तो 127 ग्राम पर मोल आता है, इसका कितना है 35.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसको फर्स्ट नंबर दे दिया रैंकिंग में। ठीक है, और ये सेकंड हो गया। फ्लोरीन का मास ऑलमोस्ट 20 के करीब करीब है, ब्रोमीन का मास ऑलमोस्ट 80 प्लस आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रोमीन का मास ज्यादा है। इन दोनों में फर्स्ट रैंक वाला कौन सा है, ब्रोमीन। फर्स्ट रैंक वाला और फर्स्ट रैंक वाला एक साइड पे है तो क्या होगा, Z आइसोमर, ऐसे क्या बोलेंगे Z आइसोमर। और अगर ये ऑपोजिट हो जाए तो E आइसोमर। ठीक है, ये हो गया Z आइसोमर। ठीक है, इसी को ही ऑपोजिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका हम E आइसोमर देख लेते हैं। इसमें अगर देखें तो ऊपर वाली रैंकिंग देख लेते हैं। ये वाला क्लोरीन है, ये सेकंड रैंक वाला है, और ये फर्स्ट रैंक वाला है, ये फर्स्ट रैंक वाला है, और ये सेकंड रैंक वाला है। सेकंड रैंक वाला फर्स्ट रैंक के सामने है, और यहाँ पर फर्स्ट रैंक वाला सेकंड रैंक के सामने है, तो इस आइसोमर को बोलेंगे ई आइसोमर। ये है ई आइसोमर। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रख लें कि ई को और जेड को तब इस्तेमाल करते हैं जब सारे के सारे अटैच ग्रुप डिफरेंट हैं। ठीक है, फ्लोरीन मास, फ्लोरीन क्या, फ्लोरीन का मास कितना है, फ्लोरीन का मास 20 के करीब है, लेकिन आप देखें ना टॉप टू बॉटम मास इंक्रीजेस। फ्लोरीन का मास कम, क्लोरीन का मास ज्यादा, ब्रोमीन का मास और ज्यादा, आयोडीन का मास सबसे ज्यादा। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर भी ज्यादा हो रहा है, मास भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन्स। ये तो अल्कीन का किस्सा था, याद रखिए साइक्लोअल्केन्स में पॉसिबल तो है लेकिन सिंपल साइक्लोअल्केन में नहीं, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन में पॉसिबल है। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब कोई ब्रांचेस अटैच हो, और ब्रांचेस भी कैसे अटैच हो, दो ब्रांचेस अटैच होनी चाहिए, और कैसे अटैच होनी चाहिए, 1,2 डाइसब्स्टिट्यूटेड। मतलब एक कार्बन, पहले कार्बन से एक ब्रांच आ जाए दूसरी, और फिर दूसरे कार्बन के साथ ब्रांच आ जाए। 1,2 डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन shows geometrical isomerism। एमसीक्यू में आया था एमडीकैट वाले पेपर में प्रीवियस ईयर, उसमें कहा गया था कि which one of the following compounds show geometrical isomerism, तो ये वाले ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, पहली बात याद रखनी है, ये है साइक्लोप्रोपेन, इसके साथ दोनों हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन, तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो साइक्लोप्रोपेन कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये साइक्लोप्रोपेन है, ये शो नहीं करेगा। ठीक है, अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब एक ब्रांच आई हुई है, और ये एक ब्रांच कैसे आई हुई है, ये मिथाइल है, इसके साथ तो डिफरेंट है लेकिन इसके साथ सिमिलर। इसका नाम है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में एक ब्रांच आ गई है, तो जब एक ब्रांच आ गई है तब भी इस कंपाउंड में पॉसिबल नहीं। ठीक है, कब पॉसिबल होगा, तब पॉसिबल होगा कि जब दो ब्रांचेस हो, मिथाइल है और मिथाइल है, लेकिन कहां कहां है, इसका नाम है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइफ्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। देखो मुझे आपने देखा नहीं मेरे से कोई आप अपडेगा कैमरामैन तब देखो। अच्छा स्टार्ट ना स्टिल कर। अच्छा, साइक्लोअल्केन में पहला मेंबर है साइक्लोप्रोपेन, और साइक्लोप्रोपेन में हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन है।
मतलब इसके साथ भी सिमिलर सिमिलर सिमिलर, तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। शर्त ये है कि दो मुख्तलिफ ग्रुप अटैच हों एडजेसेंट कार्बन के एटम के साथ। जब एक हाइड्रोजन जाएगा और दूसरा ग्रुप आएगा तो उसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब एक ब्रांच आई और हाइड्रोजन गया। जब एक ब्रांच आ जाती है तब भी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। दो ब्रांचेस का आना जरूरी है, लेकिन दो ब्रांचेस का भी आना ऐसा जरूरी है कि वो 1-2 पोजीशन हो। ठीक है, दो ब्रांचेस तो ऐसे भी आ सकती हैं कि 1-1 पोजीशन हो जाए, तो तब भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई कहे डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खामखा शो करेगा, तो आपने कहना है कि जरूरी नहीं है, डाई सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, लेकिन 1-2 डाई सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। एक ही के साथ दो मिथाइल अटैच हो जाए होगा डाई सब्स्टिट्यूटेड, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, जब एक ही के साथ मिथाइल को अटैच कर दूं तो फिर तो सिमिलर हो गए, तो जब सिमिलर हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि वो साइक्लोअल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे जो होंगे 1-2 डाई सब्स्टिट्यूटेड। 1-2 डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो साइक्लोप्रोपेन शो नहीं करेगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन शो नहीं करेगा, 1-2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन शो करेगा। 1-2 डाई मिथाइल करेगा। कैसे करेगा ये देखें। अब इस साइक्लोप्रोपेन को देखें, 1 पे और 2 पे डाइमिथाइल है, इस कार्बन के साथ मिथाइल हाइड्रोजन, इसके साथ मिथाइल हाइड्रोजन, डिफरेंट है ना, इसके साथ भी डिफरेंट, उसके साथ भी डिफरेंट। एमसीक्यू में ये वाला ऑप्शन आया हुआ था, which of the following compounds show geometrical isomerism? So this compound show geometrical isomerism। ये एमसीक्यू में आया था। अच्छा कैसे होगा? अगर आप ऐसे देखें तो हाइड्रोजन और मिथाइल आमने सामने हैं, ठीक है, और मिथाइल और हाइड्रोजन आमने सामने हैं, मतलब एक साइड पे डिफरेंट ग्रुप है, तो ये कौन सा आइसोमर है? ट्रांस आइसोमर। या मिथाइल यहाँ पर इधर है और वहां पे मिथाइल नीचे की तरफ है, इधर हाइड्रोजन ऊपर और ये वाला नीचे की तरफ है, तो ये होगा ट्रांस आइसोमर। ये है ट्रांस 1-2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ पे देख लें, मिथाइल जिस साइड पे है उधर भी मिथाइल है, हाइड्रोजन जिस साइड पे है उस साइड पे हाइड्रोजन है। ये कौन सा है? सिस आइसोमर। ये है सिस 1-2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, एक का नाम लिख लेता हूं, यहाँ पे जगह है थोड़ी सी, तो लिख दिया सिस 1-2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, अब यहां पर भी आ गए 1-2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, ये भी शो कर सकता है। तो बस मेन जो बात थी वो हमने कर ली है कि साइक्लोअल्केन वो वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जो होगा डाई सब्स्टिट्यूटेड, और डाई सब्स्टिट्यूटेड कौन सा होना चाहिए? 1-2 डाई सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड पे, क्लोरीन क्लोरीन एक साइड पे, तो होगा सिस आइसोमर। क्लोरीन जहां पर है, ये दोनों मैंने सीसी बनाए हुए हैं, इधर हम चेंज कर देते हैं, ये हमने ले लिया क्लोरीन और ये ले लिया हाइड्रोजन। अच्छा, क्लोरीन और हाइड्रोजन एक साइड पे और क्लोरीन और हाइड्रोजन दूसरी साइड पे, तो इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया सिस 1-2 डाइक्लोरो और ये होगा ट्रांस 1-2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो ये हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अक्सर एमसीक्यूज में आती हैं और वो याद रखनी जरूरी है, और वो क्या है? हम मोस्टली सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन को ही कंपेयर करते हैं, क्योंकि आपके बुक में इसको डिस्कस किया गया है और एमसीक्यू में भी आता है। अगर हम देखें, डायपोल मोमेंट का नाम सुना होगा आपने, मिथाइल है, ये वहां अट्रैक्ट करता है और ये ऐसे होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, और यहां पर ये ऐसे और ये ऐसे। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी
इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और एक अट्रैक्ट कम करता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो एरो जाएगा किस तरफ, कार्बन की तरफ, और इधर का एरो मीथाइल की तरफ जाएगा। अब देखिए मीथाइल को अपोज करने वाला हाइड्रोजन है, दोनों की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। जब मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। हम यहां पे बात कर लेते हैं पहले, मीथाइल अपोज कर रहा है किसको, मीथाइल को। इन दोनों की पावर एक जैसी है, डायरेक्शन अपोजिट है, नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ये यहां पर है हाइड्रोजन और यहां पर है हाइड्रोजन, ठीक है। जब अपोजिट ग्रुप एक जैसे हो जाएं तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। नेट डायपोल मोमेंट किसके बराबर हो जाती है, 0। याद रहे जब भी डायपोल मोमेंट 0 के बराबर आ जाए मतलब वो कंपाउंड होता है नॉन पोलर। और सिस आइसोमर की डायपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं है क्योंकि एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल नहीं करते, ठीक है। ये तो तब आपको सही क्लियर पता लगेगा और समझ आएगी जब आप डायपोल मोमेंट का टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वो वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है, तो वो आपको मैं शेयर कर दूंगा, फिर आप देखेंगे। अच्छा, डायपोल मोमेंट 0 नॉन पोलर, डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, दिस विल बी पोलर। जब पोलर है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, नॉन पोलर है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ट्रांस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। याद रखना, ठीक है। याद रहे लो बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस का, हाई बॉइलिंग पॉइंट सिस का, लो मेल्टिंग पॉइंट सिस का और हाई मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का, ठीक है। बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन अ क्रिस्टल लैटिस, या किसी भी सॉलिड में अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ट्रांस की अरेंजमेंट काफी कंपैक्ट होती है और सिस की अरेंजमेंट कंपैक्ट नहीं होती। तो इसी वजह से याद रखना है सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कम, सिस का मेल्टिंग पॉइंट कम और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। अब एक और बात हमने तो पहले भी डिस्कस किया था कि सिस आइसोमर इज अनस्टेबल एंड ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल, याद रहेगा। और सिस लेस स्टेबल है तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है और ट्रांस मोर स्टेबल है तो हीट ऑफ कंबशन कम है, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। तो अब याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर।